तो चलो आओ तो यहाँ पर देखते हैं। मैंने बताया जो हमारा एक सेल होता है, ये रहा हमारा एक सेल। ठीक है, चलो सेल के पास क्या होता है, एक सेल है। सेल के अंदर में अगर मैं बात करूँ, ये छोटा सा अंदर होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर में ऐसे ऐसे क्रोमेटिन जाल होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि जब स्प्लेंडर फाइबर, यहाँ पर एक टर्म मैंने यूज किया, इसको जो है मैं स्प्लेंडर फाइबर के लिए एक टर्म लेता हूँ, कलर चेंज करता हूँ पहले। ये रहा, मान लो जब सेल डिवीजन का टाइम आया तो स्प्लेंडर फाइबर इसके अपर न्यूक्लियस के अपर एंड लोअर साइड चले गए। जाने के बाद इसने इस न्यूक्लियस पर क्या रखा, ढेर सारे ऐसे धागे फेंकना, मतलब रस्सी फेंकना स्टार्ट कर दिया। ऐसे किसने, स्पिंडल ने। जब ये रस्सी फेंका तो इस रस्सी ने क्या किया, इस पूरे न्यूक्लियस को अच्छे से पकड़ लिया। न्यूक्लियस को पकड़ने के बाद न्यूक्लियस के साथ साथ इसने इस क्रोमेटिन जाल को भी अच्छे से पकड़ा, है ना। क्योंकि भाई एक अलग 46 क्रोमोसोम्स वाला हमें एक अगर बनाना है सेल, तो जिसके अंदर 46 न्यूक्लियस में क्रोमोसोम रहे, तो क्रोमोसोम्स को भी पकड़ना जरूरी है। तो न्यूक्लियस ने इस क्रोमोसोम्स को ही पकड़ा। क्रोमोसोम्स को कस के पकड़ने के बाद न्यूक्लियस ने इसे ऐसे करके खींचना स्टार्ट किया, क्योंकि डिवीजन तभी तो होगा जब कोई चीज ब्रेक होगा। तो ब्रेक करने के लिए इसने इसे खींचना स्टार्ट किया। जब ये खींच लेगा तो प्रॉपर तरीके से एक यहाँ पर अलग अलग दो, यहाँ पर एक 46 क्रोमोसोम्स वाला में सेल मिल जाएगा, और एक 46 क्रोमोसोम्स वाला यहाँ सेल मिल जाएगा। तो सर ये बताओ जरा सा, क्या सिर्फ सेल का डिवीजन इसी तरीके से होता है? जी हाँ, इसी तरीके से होता है। और सेल के डिवीजन में सिर्फ क्रोमेटिन जाल को अलग अलग लेकर के सेपरेट हो जाना ही सेल डिवीजन कहलाता है। क्या और कुछ डिवाइड नहीं होता? जी नहीं, सेल डिवीजन हो रहा है। तो सेल के अंदर में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, वो सारी चीजें इस वाले सेल में भी जाएंगी, इस वाले सेल में भी जाएंगी। और ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, इसे हम कर रहे हैं आगे फर्दर। ठीक है, चलिए आइए, और इसे ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो सेल शुरू में मैंने बताया कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के यहाँ यहाँ पर इस पे वो थे क्रोमोस, वो क्या थे, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ने स्पिंडल फाइबर को फेंकना स्टार्ट किया। तो देखिए, स्पिंडल फाइबर गया न्यूक्लियस के अंदर में, और इसके अंदर का ये जो छोटा छोटा ये एक्स एक्स है ना, ये क्रोमेटिन जाल है, इसे भी इसने होल्ड किया। तो प्रोफेज में क्या होता है, बस क्रोमेटिन जाल वो और न्यूक्लियस को अच्छे से कौन पकड़ लेता है, स्प्लेंडर फाइबर पकड़ लेते हैं। इसे पकड़ने के बाद देखिए प्रोमेटाफेज में क्या हो रहा है कि किस वाले क्रोमेटिन को कौन सा स्प्लेंडर फाइबर पकड़ेगा, ये चीज डिसाइड हो गया। और एक तरीके से कह दें कि 2 यानी यहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स थे। अगर मैं इसे क्लियर करूं तो देखो, यहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स थे, ये दो दो में बट गए, दो ऐसे ऊपर वाले लेग चले गए, दो नीचे वाले लेग चले गए। ठीक है, दो दो में बट गए, यानी प्रोमेटाफेज में दो दो को, मतलब 4 थे तो 4 का डिवीजन हो गया कि कौन किसको पकड़ेगा, ये तो डिसाइड हो गया। फिर जब बात आती है मेटाफेज की, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट हो गया। अलाइनमेंट माने कौन किसे पकड़ेगा, कौन किसे होल्ड करेगा, ये बात यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझ कर आ रही है। देखो, जो स्पेंडर फाइबर बिल्कुल अपर वाला है, ये इसने एक सेल को पकड़ रखा है, इसके बाद इस साइड वाले ने एक सेल को, इस पे वो क्रोमेटिन को पकड़ रखा है ना। तो कौन से क्रोमोसोम्स को कौन पकड़ेगा, ये बात डिसीजन जो डिसाइड हो चुका है किसमें, मेटाफेज में। प्रोमेटाफेज में क्या हुआ था कि जो पहले, मतलब अगर 4 थे तो 4 में से दो दो जो है डिवीजन हो गया था, बट गया था। फिर यहाँ पर उन दो दो को कौन कौन पकड़ के कहाँ कहाँ लेके जाएगा, ये डिसाइड हो चुका है। बात आती है एनाफेज की। तो एनाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन जाल है या जो क्रोमोसोम्स है, ये टूटना स्टार्ट करते हैं। और ये कहाँ से, जिस पॉइंट से ये टूटते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। और मैं आपको सेंट्रोमियर के लिए एक डायग्राम दिखा चुका हूं पहले, लेकिन उस टर्म को आज मैं यहाँ पे समझाता हूं, सेंट्रोमियर वाला चीज। देखिए, ये रहा ना। देखिए, ये ऊपर का जो है, मैंने बताया था, इस चीज को पढ़ाया है, याद होगा। तो ऊपर का इतना पार्ट है, पूरा ये क्रोमोसोम है, नीचे भी इतना पार्ट है।
है ना। अगर मैं बात करूं तो आपको दिखता होगा कि ये ऊपर का इतना पार्ट क्या है, ये क्रोमोसोम्स का ही पार्ट है, और नीचे का भी इतना पार्ट क्या है, क्रोमोसोम्स का पार्ट है। जब ये सेल डिवीजन होता है तो ये जो बीच में सेंट्रोसोम है ना, यहीं से ये टूट जाते हैं और टूट करके अलग अलग हो जाते हैं। जब ये अलग अलग होते हैं तो फिर से आइए, पहले तो मैं सिक्योरिटी लगाऊं, बच्चे शरारती हैं, यही होगा मयंक, मुझे लगता है ना। चलो कोई बात नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, हम्म, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि जो एनाफेज वाला सिस्टम था वहां पर क्या हो रहा था कि सेंट्रोमियर से जो ये क्रोमोसोम्स थे वो टूट जा रहे थे, टूट करके टेलीफेज में देखिए जो क्रोमोसोम्स थे ये टेल पर पहुंच चुके थे, टेल पर, है ना। इधर भी टेल पर पहुंच चुके हैं। टेल पर पहुंचने के बाद अब देखिए क्या होगा, इस पूरे के पूरे न्यूक्लियस का ही बंटवारा यहाँ से होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो इसके पास अपना एक ये है, क्या बोल रहे थे इसको हम लोग, क्रोमोसोम्स, ये भी देखिए यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, बीच में एक चीज, क्रोमोसोम्स तो अलग हो गए, ये देखिए अलग हो गए, है ना। अब यहाँ पर बीच में पाया जाता है क्या, एक जेली लाइक मटेरियल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो भाई साहब जब एक नया सेल बनना है तो उसमें भी साइटोप्लाज्म जरूरी है कि नहीं, जरूरी है। तो इस नए सेल को बनाने में ये जो बीच का साइटोप्लाज्म रहेगा ना, ये भी इक्वल इक्वल बटने लग जाएगा। साइटोप्लाज्म देखिए यहाँ से इक्वल इक्वल बटना स्टार्ट हो गए, तो इधर का कुछ साइटोप्लाज्म इसमें चला गया, कुछ इसमें चले गए। बाद में यही जाकर के यहाँ से ब्रेक हो करके ना, एक यहाँ से दो ऐसा सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बोलो बहुत ही आसान में बहुत ही कम स्पीड के साथ मैंने इन चीजों को समझाया है ना। अगर मैं इन्हीं चीजों को आपको उस जो पीछे आपको डायग्राम में दिख रहा था उस डायग्राम में समझाना स्टार्ट करूं, तो आ जाओ देखते हैं क्या। ये देखो ऊपर था माइटोसिस, मैंने बताया इसका जो है क्या है, जब ये टूटना स्टार्ट करता है, मतलब एक ये था माइटोसिस में ना। तो माइटोसिस सबसे मेन था किसका, सेल डिवीजन के लिए। देखो ये था, इसने क्या किया, यहाँ से तोड़ करके एक ये और एक ये, देखिए दो को ये बनाना चल रहा है। इसके पास भी अपना एक न्यूक्लियस चाह रहा है, इसके पास भी अपना, ये सब मटेरियल क्या है, ये सब एक मटेरियल है जो कि एक सेल को बनाने के लिए जरूरी होते हैं। ऊपर में देखिए क्रोमेटिन जाल टेल पर पहुंच चुके हैं, इसमें भी टेल पर पहुंच चुके हैं। बाद में ये देखिए अलग होकर के एक यहाँ पर डॉटर सेल बन जाएगा, एक डॉटर सेल यहाँ पर बन जाएगा, है ना। डॉटर सेल फ्रॉम, डॉटर सेल किससे बन रहा है, ये ऊपर वाले पार्ट से डॉटर सेल बन रहा है। तो यहाँ तक शायद समझ में आया होगा। देखिए जो यहाँ पर ये सारी चीजें थी, कौन सी चीजें, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सारी चीजें, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज। मैंने कहा था कि क्रोमेटिन जाल जो होता है, मतलब सेल का डिवीजन होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है, माइटोसिस। और आपने देखा कि माइटोसिस में किस प्रकार से सेल पहले शुरू में था, उसके बाद किस प्रकार से सेल लास्ट में बन करके निकल गया। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा कि सेल का डिवीजन किस प्रकार से होता है। बात समझ में आई, बोलो, आ गई ना, जल्दी बताओ। तो आपने देखा क्या कि जो पहला स्टेज था ना, ये जो पहला वाला स्टेज था, जिस पहले स्टेज की बात मैं करूं, ये वाला सबसे नंबर 1 वाला स्टेज, इस स्टेज में आपका बटा क्या, न्यूक्लियस, उसने न्यूक्लियस को पकड़ा ना, अब न्यूक्लियस को अलग कर रहा है। तो पहले स्टेज में तो बट गया न्यूक्लियस, और जो ये आपका लास्ट वाला स्टेज था, इस लास्ट वाले स्टेज में क्या बटा, साइटोप्लाज्म। जी बिल्कुल सही। तो माइटोसिस का जो ये प्रोसेस हुआ ना, दो चीज के ब्रेकिंग से हुआ, पहला न्यूक्लियस, दूसरा था साइटोप्लाज्म। ये भी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो फिर कह रहे हैं कि सर इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू समझाऊं। चलिए आइए स्लाइड पे चलते हैं। ये आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बेसिक पूरा स्ट्रक्चर होता है एक सेल को बंटने के लिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ चीजें निकल करके आ रही हैं, क्या चीजें हैं ये, अच्छा, हम्म, तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सर आगे की बात आ रही है कि इंटरफेस क्या होता है, यानी कोशिका जो द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो भाग लेती हैं, यानी वो जो बीच में साइटोप्लाज्म था ना, उस साइटोप्लाज्म में कुछ चीजें होती हैं जो भाग लेती हैं। यानी सेल का डिवीजन जब हो गया उसके बाद एक टॉपिक निकल के आता है इंटरफेस क्या होता है। सर कह रहे हैं कि इन द इंटरफेस थी
और इज डुप्लीकेटेड एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस आर सिंथेसाइज्ड सो दैट द सेल ग्रो एंड गेट्स रेडी फॉर द डिवीजन। कह रहे हैं कि जो इंटरफेज है इसमें क्या होता है, सेल साइकिल के अंदर सबसे पहली जो तैयारी की अवस्था होती है, सेल साइकिल के अंदर सबसे पहली जो तैयारी की अवस्था होती है उसे ही हम इंटरफेज कहते हैं। सबसे पहली तैयारी का मतलब बस अब क्या करना है, सेल को मतलब डिवीजन करना ही है, उसके लिए सबसे पहले ऊपर में सेंट्रोसोम निकल के आता है ना, तो इस तरीके से पूरी तैयारी करने को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज कहते हैं। सेल डिवीजन के लिए, सेल साइकिल के लिए क्या करना, तैयारी करना ही इंटरफेज कहलाता है। जी बिल्कुल सही है। ये इंटरफेस कितने चरण में होता है, कितने फेजेज हैं इसके, तो देखो एक होता है G0 फेजेस। इसमें क्या होता है, कोशिका बिल्कुल आराम से बैठी होती है, आराम से बैठी होती है और आराम फरमाती है। मतलब यहाँ पे तो भाई साहब इन सेल को पता भी नहीं है कि इनका जो कोई काटने के लिए आ रहा है ना। फिर बाद में आ रहा है जीवन फेज, जिसमें ये क्या हो रहा है, हमें कोई काटने आ रहा है, बांटने आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो जीवन फेज है, द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रो कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग दिस फेज। तो कह रहे हैं कि जो जीवन फेज है, इस फेज में क्या होता है, इस समय कोशिका अपने आप को एक्टिव कर लेती है। एक्टिव करने का मतलब सर अपने आकार को डबल कर लेती है। डबल करने का मतलब सर, देखिए भाई साहब, अगर कोई चीज मतलब फूलेगी तभी तो वो पचक करके वापस से उस शेप पर आएगी। क्या बिना फूले वो अपने शेप पे आ सकती है वापस से? कोई चीज में अगर चेंजेस हो रहा है तो चेंज के बाद फिर से वापस अगर आना है तो पहले तो उस चीज को चेंज होना है, तब जाकर के वापस से उसी चीज पे आएगा, है ना। मान लो आपने गुब्बारे में हवा भर दिया, गुब्बारे का पहला शेप बिल्कुल पतला सा था, लेकिन जब आपने गुब्बारे में हवा भरा तो क्या हो, गुब्बारा फूल के बड़ा सा हो गया। लेकिन उस गुब्बारे को वापस से अपने शेप पे आना है तो क्या करना है, बाद में पचकना है, यानी पतलापन होना है, उस गुब्बारे को पतला होना है, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो ये जो जीवन फेज था ना, इस फेज में इसे ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि भाई साहब सेल भैया आप आराम ना करो, अब आपको क्या करना है, आराम ना फरमाओ ना। जीरो फेज में आप आराम फरमा रहे थे, अब आपने आराम नहीं फरमाना है, अब आपने क्या करना है, एक्टिव हो जाना है। तो जैसे इसको सूचना मिल गई ना कि भाई तुम्हें कोई काटने आ रहा है, इसने क्या किया, अपने शेप को डबल कर लिया, है ना। तो डबल करने के बाद क्या हो रहा है, तो जीवन फेज में इतना ही से काम हो रहा है कि अपने आकार में ये क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। आकार बढ़ेगा तभी तो सेल डिवीजन होगा, और फिर बाद में ये अपने नॉर्मल स्टेज पर आ जाएगा। फिर सर ये एस फेज क्या है, सिंथेसिस, करें द डीएनए रिप्लिकेशन ऑफ सिंथेसिस ऑकरिंग ड्यूरिंग द दिस स्टेज। तो एस फेज में क्या कह रहा है, गुणसूत्र के बीच का जो डीएनए अपने आप को डबल कर रहा है। यहाँ पर जो एस फेज हो रहा है ना, तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स के बीच का जो डीएनए होता है, मैंने आपको ये भी चीज अच्छे से पढ़ाया था कि मेरे पास वायर तो है ना, ये मान लो जी ये एक डीएनए है, मतलब क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम्स का ये वायर का बिल्कुल लास्ट का दिख दिख रहा है वायर, ये वायर है, इसके बिल्कुल लास्ट का अगर इतना पॉइंट देखा जाए तो ये डीएनए ऐसे ऐसे डीएनए ढेर सारे डीएनए मिलकर के क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। रिया सिंह बताओ, मैं बताया था कि नहीं, झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ, बताया था ना, सारी चीजें मैंने बता रखा है। तो एस फेज में क्या हो रहा है, गुणसूत्र के बीच का डीएनए अपने आप को डबल कर रहा है, जी सही है। फिर कह रहे हैं G2 फेज क्या है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन बनता है। G2 फेज में प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, जी बिल्कुल सही है। G0 फेज सर आराम, अभी कोई डिस्टर्ब ना करो, मैं आराम कर रहा हूँ, सेल बोल रहा है मैं आराम कर रहा हूँ, भाई साहब डिस्टर्ब ना करो। जब उसे ज्यादा परेशान किया गया ना कि भाई साहब तुम एक्टिव हो जाओ, तो जीवन फेज आ गया। जीवन फेज में क्या किया, एक्टिव हो जाओ कि अब तुम्हें क्या करना है, डिवीजन के लिए तैयार होना है। तो एक्टिव हो रहा है भाई, एक्टिव हो रहा है तो पहले सो के उठेगा, थोड़ा बहुत चढ़ियाएगा, इधर उधर है ना, थोड़ा सा ताकत वाकत भरेगा अंदर में, मतलब अपने आप को शेप वो डबल कर लेता है। एस फेज में क्या करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज में अपने आप अपने डीएनए को डबल करता है। भाई साहब हर चीज तो अब करनी पड़ेगी ना कुछ डबल। भाई अगर हमें अपने जैसा एक नया बंदा बनाना है तो उसको भी दो आंख देनी पड़ेगी, उसको भी दो हाथ देने पड़ेंगे, उसके भी बाल देने पड़ेंगे, हर चीज करना पड़ेगा ना। तो इसके पास जो डीएनए था, इसने अपने डीएनए को भी डबल करना स्टार्ट कर दिया। G2 फेज में क्या कर रहे हैं, उसके लिए खाने का इंतजाम तो करेगा ना। अगर मैं अपने जैसा बंदा बनाऊंगा तो वो अगर जिंदा रहे, वो भी काम करे, तो उसको भी खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए G2 फेज में क्या हो रहा है, उसके खाने की बंदोबस्त करी जाती है। यानी जो एक अलग जो सेल बनाना है, उस सेल के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन इसी G2 फेज में ही किया जाता है। फिर कह रहे हैं सर ये क्यों, क्या लिखा है ये, क्यूसिकेंट स्टेज क्या होता है। तो कह रहे हैं सर आओ पढ़ ही लेते हैं, है ना। मरने वाली अवस्था है, मतलब देखो सर क्या है ये, कह रहे हैं कि द सेल्स दैट डू नॉट अंडरगो फर्दर डिवीजन एक्सटेंड द जीवन फेज।
है ना, एंड इंटर्न्स एन इनएक्टिव स्टेज, दिस स्टेज इज नोन एज क्यूसेंट क्यू सेकेंड स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। कह रहे हैं ना कि भाई साहब जब बॉर्डर पे ना हमला होता है तो वहां पर अपने सिपाहियों को भेजा जाता है, तो उन सिपाही से पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा बुजदिल है, जो बुजदिल है वो बॉर्डर पर लड़ने के लिए ना जाए, वो अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और अपने घर वापस लौट जाए। तो ऐसा ही कुछ कंडीशन होता है। तो वहां पर क्या होता है, जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, जो उस मतलब हथियार को नहीं उठाना चाहता, कहने का मतलब जो सेल यहाँ पर डेड हो चुके हैं, मतलब बूढ़े हो चुके हैं, उनमें वो क्षमता नहीं रहेगी कि अब लड़ेंगी, बस 3-4 दिन में वो मरने ही वाले हैं। तो वो चाहते हैं कि यार अब नहीं जाना है, मुझे लड़ाई वड़ाई नहीं करना है, यानी मुझे दूसरा सेल को बनाने में अपना योगदान नहीं देना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पर रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर लास्ट स्टेज है, मतलब कि सेल का मरने का लास्ट स्टेप है, तो वो लास्ट स्टेप में कहीं पर भी पार्टिसिपेशन नहीं करता, अपना आराम से जिस खटिए पर सोया है, यानी जिस अवस्था में है वो इसी अवस्था में रहता है। बात समझ में आई? अच्छा, फिर आगे बात निकल के आती है, सर आगे भी कोई फेज है क्या, देखते हैं, एम फेज होगा, है ना, देखते हैं बहरहाल। एम फेज, देखिए ये जो एम फेज है इसमें ही मेन मसाला वाली बात थी जो मैं अभी तक समझा रहा था आपको, है ना। ये देखिए एम फेज, दिस इज वेयर द एक्चुअल सेल डिवीजन अक्वायर्स माइटोसिस फेज, जो मैंने अभी पढ़ाया कुछ देर पहले आपको ना, वो यही था कि ये ही वही फेज है जहां पर क्या होता है, सेल डिवीजन वाला प्रोसेस आता है। देयर आर टू की स्टेप्स इन दिस फेज, नेमली साइटोकिनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, है ना। तो साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, ये दो यहाँ पर स्टेज है। मैंने बताया था कि माइटोसिस फेजेज जो होते हैं दो फेज में होते हैं, पहला न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस का बंटना, दूसरा साइटोप्लाज्म का बंटना। अभी भी जस्ट पढ़ाया है ना, पढ़ाया है, बताओ जल्दी से, समझ में आया था वो चीज ना, वही चीज यहाँ पर लिखा है कि न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ये दो डिवीजन किसके थ्रू होता है, हमारा इसी स्टेज में होता है, एम फेज में, जिसे हम बोलते हैं माइटोसिस फेज। तो एम फेज में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते थे, मैंने आपको बताया था प्रोफेज। यहाँ पर क्या होता था, प्रोफेज में आपको अब तो कुछ बताना ही नहीं है ना, लेकिन देखते रहो, इन ऑल एनिमल सेल्स एंड इन ऑल सम प्लांट्स लाइक फंगी एंड सम एल्गी, ये सब कहाँ होता है, फंगी एल्गी सब में होता है, सारे एनिमल सेल में पाया जाता है ये चीज। प्रोफेज, द सेंट्रोइड डुप्लीकेट इट्स एंड डिवाइड्स टू न्यू सेंट्रोइड्स, है ना, मूव टू अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल पोल्स। कह रहे हैं यहाँ पर क्या होता है प्रोफेज में, जो सेंट्रोइड्स हैं बीच में जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, उस सेंटर का डिवीजन होता है, वो बढ़ता है, टूटता है। टूट गया भाई साहब। आगे कह रहे हैं मेटाफेज, यहां पर मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि तो यहां पर आई बात किसकी, मेटाफेज की। तो कह रहे हैं द पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अलाइन देमसेल्फ इन सच अ वे दैट द सेंटर्स ऑफ द सेल एंड ईच सेंट्रोसोम becomes attached to one spindle fiber from each pole. The centrosome divides and the separate chromatids become independent daughter chromosomes। कह रहे हैं, इतनी नहीं समझनी भाई, आप समझ, इंडियन है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो ये मेटाफेज होता है, यहाँ पर कह रहे हैं प्रॉपर तरीके से क्या होता है, क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट हो जाता है, और यहाँ पर जो वो थ्रेड्स होती है, उस थ्रेड्स को पता है कि भाई साहब यही बंदा बहुत बदमाशी करता है, इसी बंदों को पकड़ के ना खींच के मुझको बिल्कुल लास्ट तक लेके चलना है ना। मतलब यहाँ पर स्प्लेंडर फाइबर ने डिसाइड कर लिया है कि इसी वाले क्रोमोसोम्स को मुझे खींच करके लेके चलना है, किसमें हो गया क्या, ये मेटाफेज में, बिल्कुल सही बात है। चलो, इसके बाद और भी फेज तो थे, इतनी जल्दी कहाँ खत्म हो रहे हो। हाँ, एनाफेज बता रखा था, ये आगे पीछे सीक्वेंस मेरे ख्याल से दे रखा है इन्होंने, है ना, कोई बात नहीं। अच्छा आओ एनाफेज देखते हैं, है ना। अच्छा, प्रोफेज के बाद इसमें जो है आपको वो नहीं दिखाया है क्या, प्रोफेज आपको था ना कि मतलब यहाँ जो आपको प्रोफेज लिखा है, इस प्रोफेज में क्या हो रहा था, उससे न्यूक्लियस को अच्छे से पकड़ लेना था, है ना, न्यूक्लियस को अच्छे से पकड़ के तोड़ना था, ठीक है, ये फेज था इसमें। प्रो के बाद एक आपका था प्रोमेटाफेज, जिसमें आपको था कि यहाँ पर नहीं दिखाया गया उस चीज को, प्रोमेटाफेज में आपका था कि 4 से 2-2 हो जाओ। इसके बाद आपका थर्ड स्टेप पे आता था मेटाफेज, बताया था ना मैंने आपको। तो मेटाफेज में आपका क्या हो रहा था कि अच्छे से अलाइनमेंट, की भाई साहब इसी को पकड़ना है, इसी को कोने तक लेके चलना है। इसके बाद आपका आता है एनाफेज। एनाफेज में था कि वो बीच से
ब्रेक करते थे क्रोमोसोम्स अपने सेंट्रोसोम से, सेंट्रोमियर से, सॉरी सेंट्रोसोम तो ऊपर ऊपर वो थ्रेड फेंकते थे ना, सेंट्रोमियर से ये अपने आप को तोड़ लेते थे। ठीक है, ये सब कुछ बताया ना। स्पिंडल फाइबर बिगेन्स टू शॉर्टन, तो सर एक चीज ये है, स्पिंडल फाइबर मतलब जो वो बड़ा सा क्रोमोसोम्स था उसने अपने आप को तोड़ लिया, अब तो वो आधे आधे हो गए। भाई साहब जब वो एक नए सेल में जाते हैं ना, तो नए सेल में जो इधर का आधा रहेगा वो भी अपने आप को बड़ा कर लेता है बाद में, है ना, अपनी ग्रोथ कर लेता है। और जो टूट करके अगले सेल में बनाने के लिए गया है ना, वही अपने आप को फिर से वापस से बड़ा कर लेता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना, वो अपने आप को तोड़ करके फिर से बड़ा कर लेता है। ठीक है सर। इसके बाद आती है बात टेलोफेज में। टेलोफेज में क्या है, द क्रोमोसोम्स decondense, the nuclear envelope form nuclear membrane forms, and each new groups of chromosome, daughter chromosome, reach the poles, spindle fibers totally disappear। जो लास्ट में बिल्कुल टेल पर, टेल मतलब बिल्कुल ऊंचाई पर, जहां पर बिल्कुल किनारे पर ये लास्ट में पहुंच जाते थे, है ना, स्पिंडल फाइबर। जब उसे तोड़ लिया, तोड़ने के बाद वो धीरे धीरे छोटे होंगे, छोटे होंगे तो वो जो अपना मसाला मटेरियल हाथ में पकड़े रहेंगे, जब हाथ पीछे जाएगा, देखो स्क्रीन में देखो, मेरा हाथ इतना बड़ा है, अभी धीरे धीरे ये चीज पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, तो ये देखो स्क्रीन के बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया। ऐसे ही स्पिंडल फाइबर जिन भी चीजों को पकड़े रहते हैं, उन चीजों को ये बाद में अपने आप अपनी जो लेंथ कम करते जाते हैं, तो ये चीजों को पकड़ते पकड़ते टेलोफेज में पहुंच जाते हैं। इसके बाद आपको निकल के आता है साइटोकैनेसिस। इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता था, उस साइटोप्लाज्मा, है ना, जो अंदर में जेली लाइक मटेरियल पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, ये भी बट जाता है। तो बोलो, मजा आया? जल्दी बता दो। सेल डिवीजन खत्म हो गया, बिल्कुल अच्छे से, सेल ही खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट किया ना वो वाला चीज। यस सर। और बच्चों रिप्लाई दे दिया करो तुरंत ही, है ना। मैं तो अभी अभी क्लास खत्म होने के बाद ही आ रही सीखा, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। तो इतनी देर से क्लास चल रही थी अपनी, 12 बजे से क्लास चली है और अभी आ रही है, कोई बात नहीं, जाने दो। तो बताओ कैसी लगी क्लास आज की? आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ये बात कौन बताएगी? यहाँ पर तो है ही नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है रिया सिंह के तरफ। चलो कोई बात नहीं। यूट्यूब पे यही तो एक खराबी होती है कि जब इंसान को ये रहता है ना कि ये चीज़ यहाँ के अलावा कहीं और नहीं मिलेगी, तो इंसान थोड़ा सा एक्टिव रहता है। लेकिन मुझे पता है ना कि अगर मैं 8 बजे नहीं उठा सुबह सो करके, तो मैं अपना काम 10 बजे कर लूँगा, तो वो 10 बजे तक सोता है। तो वही काम यहाँ पर भी हो रहा है ना। हमारा कुछ टारगेट नहीं होता कि इस समय मुझे इस काम को करना है, तो वो बाद में दूसरा ऑप्शन खोजते हैं जहाँ पर उसे वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है ना सिखा। चलो कोई बात नहीं। तो आज हम लोगों ने यही सीखा है कि किस प्रकार से एक जो सेल डिवीजन होता है वो होता है, और सेल डिवीजन से एक नया 46 क्रोमोसोम्स वाला एक बेबी बॉर्न होता है, वो कैसे होता है। और हमने देखा कि जो है एक सेल डिवीजन करने में कौन कौन से लोग हेल्पफुल होते हैं, ये सब कुछ हम लोग अच्छे से देख रखा है। कि हेल्पफुल होने में कहने का मतलब है कि उनमें कौन कौन से लोग अपना रोल अदा करते हैं सेल डिवीजन करने के लिए, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है। तो इसी के साथ अब काफ़ी टाइम भी हो रहा है और मैं चलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं। अब आज से लेक्चर, आज से क्या पिछले 2 लेक्चर से यही हो रहा है कि बिल्कुल लास्ट में जा करके मैं इस लेक्चर को देख रहा हूँ, मतलब 12 बजे जो मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ, और हमेशा से ही अब लेक्चर 12 बजे ही होगा। और जैसे कि आज वीडियो क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी जा रही होगी, और ऐसे में हमेशा कोशिश करता रहूँगा इस लेक्चर को लेने की और हमेशा इम्प्रूवमेंट करने की। यहाँ पर महक पांडे जो है वो हैंड रेज कर रही है, आ जाओ महक पांडे। और ओहो महक पांडे, मैं तो यहाँ पर अपना ईयरफोन नहीं लगा रखा हूँ, 1 मिनट।
हाँ, मेरी आवाज जा रही है? Good morning, sir. Good afternoon. हाँ, तो आवाज जा रही है? अच्छा अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आई थिंक महक पांडे के यहाँ शायद दिक्कत हो, या फिर इधर ही से पता नहीं। अभी तो आवाज़ जा रही है माइक से प्रॉपर तरीके से, इसका मतलब ईयरफोन में कुछ कमी है। एक बार फिर से लगा कर ट्राई करता हूँ। बट महक पांडे, तुम्हारा यहाँ पर वो नाम बार बार हट रहा है आ रहा है, तो आई थिंक तुम्हारी साइड कुछ नेटवर्क दिक्कत है क्या? क्योंकि अगर आवाज़ तो चलो ठीक है, बट नाम तो नहीं हटना चाहिए यहाँ से। देख लो, बाकी मैं ईयरफोन लगा के एक बार और ट्राई करता हूँ। हाँ महक पांडे, उधर बता रही हो नेटवर्क इश्यूज है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं वहाँ पर देख लेता हूँ। बाकी और सभी बच्चों, चलता हूँ, बाय बाय, टेक कर। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, संडे को अच्छे से एंजॉय करिएगा। ठीक है, बाकी ये भी वीडियो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। और मैं एक बार यहाँ पर आज से सबको लास्ट में जाने वक्त जो है सबको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार सब लोग बाय बोल सकते हो, अपने आप को अनम्यूट कर लो। हो रहा है अनम्यूट? नहीं हो रहा है? अच्छा अच्छा, रुको, मैं एक साथ सबको कर देता हूँ। सारे बच्चे हो गए अनम्यूट। आगे हम लोग अनम्यूट हो गया। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। क्यों बोल रहे हो? अरे अनम्यूट